नाज़रीन, अपनी बात में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। माहौल हमारे इर्द गिर्द ज़मीन, हवा और पानी का नाम है जो कि ज़िंदगी को कायम रखता है। इंसान और दूसरे हयातियाती निज़ाम लाखों बरसों में इर्तिका पाए। अगरचे हमें अभी इर्तिका के पेचीदा तर्ज अमल के बारे में मुकम्मल जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात नाकाबिल तरदीद है कि इंसान माहौलियात का फ़ाइनल प्रोडक्ट है। रोई ज़मीन पर तब्दीली का ये अमल जारी है, वजूद के अमल का हिस्सा है कि ज़िंदा चीज़ें फितरत पर असर डालती हैं और ख़ुद भी इर्द गिर्द के माहौल से असरअंदाज होती हैं। इंसान बाकी जानवरों और पेड़ पौधों की तरह इस अमल का हिस्सा है। इसलिए जब तक कि हर एक कुरे अर्ज़ को तबाही से बचाने की ज़रूरत को न समझें, इंसानी बका यानी सर्वाइवल की कोई उम्मीद नहीं है। आलीशान सनती तरक्की, कामयाब सब्ज़ इनकलाब, ट्रांसपोर्ट में अचानक इजाफे, शहरों के तेज़ फैलाव और कुदरती वसाइल के बेहंगम इंतज़ाम से माहौलियाती तवाज़ुन पर बुरा असर पड़ा है। और आज जो हम अपनी बात करेंगे वो इन्हीं माहौलियाती मसाइल की बात करेंगे। और अपनी बात में जो शामिल है मेरे साथ वो है जनाब माइक पांडे साहब, इंटरनेशनली एक्लेम्ड फिल्म मेकर और कंजर्वेशनिस्ट और मेरे उस्ताद मोहतरम है, और डॉक्टर अर्चना प्रसाद जो जामिया मिलिया इस्लामिया जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें उसमें पढ़ाती हैं और एक्सपर्ट हैं माहौल की। और मेरे साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं डॉक्टर श्रीकांता पानीग्री जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कार्बन माइनस इंडिया। हम पहले जो है अपने मेहमानों का खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। सबसे पहले जो हम आपको बताएं, जो प्रोग्राम है इसका पहला सेगमेंट जो है वो है गैदरिंग द फैक्ट्स। जो हकाइक हैं, जो हमारे पास जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम आपको थोड़ी सी एक मिनी डॉक्यूमेंट्री दिखाएं और पहले हम उसकी जानकारी लेते हैं। तो मैं पेश करता हूं आपके सामने हकाइक का मजमुआ माहौलियात की आलूदगियों के बारे में। भारत की 175 मिलियन हेक्टेयर जमीन, जो कि ज़मीनी रुकबे का 35% है, को माहौलियाती तनाजुली का खतरा दरपेश है। मुश्किल से कुल रुकबे का 10.12% जंगलात के तहत है। दरअसल जंगलात का कटाव, रेत का जमाव, आबी, हवाई और शोर की आलूदगी, सेहत और सफाई का माहौल, ये तमाम न सिर्फ मयार जिंदगी के लिए खतरा हैं बल्कि इंसानी बका के लिए भी परेशानी है। बेशक सन्नतकारी या इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इंसानी भलाई के लिए बहुत कुछ किया, इससे शहरकारी या अर्बनाइजेशन भी शुरू हुई, लेकिन जदीद और सन्नती शहरों की बेहंगम तरक्की और देही आबादी की शहरी इलाकों में हिजरत ने एक गैर सेहतमंदाना माहौल पैदा किया है। बड़े शहरों में रह रहे लोग साफ हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं, न ही वो पेड़ पौधे देख पाते हैं, खुली जगहें भी मफकूद हैं। इन शहरों में शोर की आलूदगी भी है, जिससे छुटकारा पाना फिलहाल महाल है। फजाई आलूदगी इसकी दूसरी मिसाल है कि किस तरह जदीद सन्नती तरक्की और ज़राए नक़्ल हमल में पेशरफ्त से इंसान के माहौल पर बुरे असरात पड़े हैं। फजाई आलूदगी का बड़ा उन्सुर फैक्ट्रियों की चिमनियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। हालांकि सनती फैलाव और गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद के सबब इसे कुली तौर पर रोका नहीं जा सकता, ताहम कुछ इकदामात उठाकर इसे कम किया जा सकता है। पानी, जो कि रुए जमीन पर जिंदगी की बका के लिए इंतहाई अहम है, को सन्नती फुजले से इस हद तक आलूदा किया जाता है कि ये पेड़ पौधों और हैवानों की जिंदगी के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। माइक पांडे साहब, ये हमारे हकाइक का मुख्तसर एक तारुफ है कि क्या हमारे फैक्ट्स हैं। हवा, पानी और फ़िज़ा में जो आलूदगी है और जो शोरगुल का जो बेहंगम सिलसिला है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वसाइल हमारे महदूद हैं। जो हमारा प्रेशर है, क्या उस वजह से ये जो बैलेंस है वो उसका तवाज़ुन बिगड़ गया है? बैलेंस तो बिगड़ ही गया है।
पॉपुलेशन प्रेशर एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, और उसके बाद जो अंधाधुंध डेवलपमेंट हो रही है वो कहीं भी देखिए, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, हमारे जंगल हो, हर एक जगह पोल्यूशन पैदा कर रहा है। सरकार तो इसके लिए कई एक प्रोग्राम्स बना चुकी है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट शुरू होगी जब हम सब इसमें एक हिस्सेदार बन जाएं, भागीदार बन जाएं। क्योंकि अगर आप हमारी नदियाँ भी देखें तो 80% पोल्यूशन हमारे घरों से आता है। तो सरकार तो साफ़ करती रहेगी नदियाँ, लेकिन आप प्रदूषण फैलाते रहेंगे तो आपको गंदा पानी पीने को मिलेगा। और पानी ही सब, किसी भी मज़हब में देखिए पानी को की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, उसको मानते हैं, और उसको कहते हैं ये जीवनदायिका है, और वही पानी हम पीते हैं। हमारा बदन जो है 76% पानी है। तो अगर प्रदूषित पानी हम पिएंगे तो वो हमारा बदन भी प्रदूषित हो सकता है। तो प्रदूषण के मतलब ये है जो अगर सोच कर आप अपना कूड़ा करकट फेंकें, क्योंकि वही आपके ग्लास में आ जाएगा, आपके भोजन में आ जाएगा। जी डॉक्टर अर्चना प्रसाद, जंगलात के बारे में आपका काफ़ी काम है। जंगलात का जो बेदरेग सफाया हो रहा है, जो कटाव हो रहा है, उसकी वजह से वो कितना जिम्मेदार है इस आलूदगी के बहाव का? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी माइक पांडे साहब की बात से जोड़ते हुए कि जनसंख्या में तो इजाफा हो ही रहा है, पर हमें इस तस्वीर को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप 2011 की जनगणना के फिगर्स को देखिएगा तो हमें दिख रहा है कि जो शहरों की तादाद है और जो टाउनशिप्स की तादाद है वो 39% ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी बात है कि जो लोग पहले गांव में जिनको रोज़गार मिलता था, एग्रीकल्चर के फेल होने की वजह से वो लोग सब अब शहरों में और उसके इर्द गिर्द आके बस रहे हैं। तो इम्बैलेंस का एक कारण ये भी है कि जो नीति हम लोगों ने अपनाई है वो कई लोगों को तो बहुत फ़ायदा पहुंचा रही है और कई लोगों को बहुत कम फ़ायदा पहुंचा रही है। और ये बात जो है इम्बैलेंस की, ये बिल्कुल भूमि के इस्तेमाल, मतलब ज़मीन के इस्तेमाल के साथ जुड़ी हुई है, और उसमें वनों का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा इसके साथ जुड़ा हुआ है। 1980 और 1995 1995 के बीच में हर साल 24,000 हेक्टर्स जो फॉरेस्ट लैंड है वो नॉन फॉरेस्ट के लिए कन्वर्ट हो गया। पर पिछले 5 या 6 साल में ये फिगर 3 गुना बढ़ गया है। मतलब 72,000 हेक्टेयर प्रति साल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक जो संतुलन है वो टोटली बिगड़ रहा है। पहले भी बिगड़ा हुआ था, पर अब तो बहुत ज़्यादा ही इसकी वजह से पेस फास्ट पकड़ रहा है, बहुत फास्ट पेस में पेस तो पकड़ ही रहा है, लेकिन एक खतरे की कागार पर आ गए हैं आप। और अगर आप ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो हमारा अस्तित्व खतरे में है। डॉक्टर श्रीकांत पानीग्राही, आपसे मैं फैक्ट लिस्ट जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। क्योंकि हम एक जो सेगमेंट इस वक्त है हम फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपके पास क्या फैक्ट्स हैं हमारी जो डिफरेंट पोल्यूशंस है, हवा की पोल्यूशन और हमारी जो फ़िज़ा की पोल्यूशन है, साउंड नॉइज़ पोल्यूशन है, और पानी की जो पोल्यूशन है, क्या आप समझ रहे हैं, क्या पोजीशन है उसकी? हम लोग का जो स्टैटिस्टिक्स है, डाटा है, फिगर है, उसमें ये पता चल रहा है कि हम संतुलन बिगड़ते जा रहा है, और इतना बिगड़ चुका है और आगे भी बिगड़ने का माहौल हो रहा है। हवा प्रदूषण एक सबसे बड़े प्रदूषण है, और हवा का इसलिए आप गाड़ी मोटर ये सब जान वाहन को रिस्पॉन्सिबल ठहराइए, नहीं तो इंडस्ट्री को ठहराइए, नहीं तो अपना जो कुकिंग प्रोसेस अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो उसमें लकड़ी जलाने का, और जिसमें जो हवा प्रदूषित होता है, बहुत सारे उसका कारण है। और चाहे हवा का देखिए, पानी का देखिए, जंगल का देखिए, जैसे आप बोला शब्द प्रदूषण, ये सब का बहुत सारे आंकड़ा है। बिल्कुल माइक साहब, जो आपने बहुत काम किया है पेस्टिसाइड्स के ऊपर, और आपने देखा जो जैसे डॉक्टर प्रसाद ने बोला कि हम जो काट रहे हैं जंगल और यहाँ से हम इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं,
और एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्ट कर रहे हैं नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए, और कंक्रीट सिटीज़ बन रही है, कंक्रीट जंगल्स क्रिएट हो रहे हैं। जो प्रदूषण में जो हिस्सा है, इस माहौल की आलूदगी में जो हिस्सा है, पेस्टिसाइड्स और जो बाकी चीज़ें हैं उनके केमिकल्स का। देखिए, एक तो जो इंडस्ट्री से एफ्लुएंट निकलता है, पॉइजनस केमिकल एफ्लुएंट्स है, वो अनट्रीटेड एफ्लुएंट्स, वो बहुत ख़तरनाक होता है, वो रसायन वगैरह। और फिर एग्रीकल्चर रन ऑफ, उसके साथ साथ जो फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स हैं, ये भी हमारी नदियों में आ जाते हैं। ये मानते हैं हम ज़रूर कि शहरों में अगर पानी आता है तो उसको हमारी जो जल बोर्ड वगैरह उसको साफ़ करके आपके यहाँ पहुँचा देती हैं, आपको स्वच्छ जल मिलता है। बट सबसे ख़तरनाक चीज़ आपको नज़र नहीं आती, वो है हैवी मेटल्स। मर्क्यूरी, कैडमियम हुआ, आर्सेनिक वगैरह हुआ, इसमें कई तत्व हैं जो आपको दिखते नहीं हैं, और हमारे मशीनों में क्षमता नहीं है उनको हटाने की। आरओ फिल्ट्रेशन होती है जो लोगों के घरों में अब लगी है, उससे ज़रूर सेपरेशन हो जाती है, और ये कई लाख गुना जो स्टैंडर्डाइज्ड लिमिट है उससे ऊपर है। तो इससे बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं, अन्य बीमारियां पैदा होती हैं। और जो एक साइलेंट पोल्यूटर है वो है नॉइज़ पोल्यूशन। जी, अन्य पोल्यूशंस को तो आप देख सकते हैं, लेकिन साइलेंट किलर जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन है, जिससे स्ट्रेस पैदा होता है, हार्ट अटैक्स भी हो सकते हैं। एक बच्चा जो गर्भ में पल रहा है उसको भी वो इफ़ेक्ट करता है, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, जन्म के पहले ही अपने आप को establish कर लेते हैं। इनमें पोल्यूटेड। That's right. बिल्कुल सही। एक डेसिबल है। और हमारे थिएटर्स भी देख लीजिए, नॉइज लेवल्स आर वेरी हाई। ट्रेन्स जहाँ लोग रहते हैं उनके बहुत ही करीब, तो 80 डेसिबल से जो भी ऊपर ध्वनि हो वो एक नॉइज़ है, वो पोल्यूशन हो जाती है और आलूदगी। बिल्कुल सही। हमने जो फैक्ट्स पे बात करी, और हमारा जो दूसरा सेगमेंट अब है वो है एनालाइजिंग द फैक्ट्स, या जो हमारे हकाइक हैं उनके क्या कॉजेज़ क्या है इसके। हमने हकाइक पे अभी बात की, तो हम एक और मिनी डॉक और एक कैप्सूल दिखा रहे हैं आपको, एनालाइजिंग द फैक्ट्स। बढ़ती आबादी और जदीदियत के साथ साथ इंसानी तलब में भी इजाफा हो रहा है। कुदरती माहौल ने अब दम तोड़ना शुरू किया है। सहराकारी के फैलाव, जमीनी कटाव, सैलाब, खुश्कसाली, शहरी भीड़भाड़ या नापैद होने के करीब जमादात और नबातात की कई किस्में वाज़ेह इशारे हैं उस नहज के जो कि हमारे माहौली निज़ाम या इकोसिस्टम पर असरअंदाज होती है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट और एयर पोल्यूशन एक्ट के तहत बनाए गए थे, सन्नती यूनिटों के ताउन से महरूम हैं। सन्नती मराकज़ बोर्ड से आलूदगी मुखालिफ ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने के लिए अप्लाई करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि इससे इजाफी माली और तकनीकी बोझ उठाने का इम्कान है। कवानीन के मुकम्मल निफाज से मसला कुछ हद तक हल हो सकता है। ये कवानीन है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और इसके तहत उसूल, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1981, नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995, नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997। डॉक्टर प्रसाद, आपने देखा जो हम एनालिसिस थोड़ा बहुत कर चुके हैं, तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त कारण है हमारे इन जो आलूदगियाँ हैं उनको बढ़ाने में, आपका क्या तज्ज़िया है इसके ऊपर कि कैसे फॉसिल फ्यूल्स जो है वो हमारे इस फ़िज़ा को ख़राब कर रहे हैं? देखिए, मैं इसमें पहले दो बात कहना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि हमें जो ये पोल्यूशन का मामला है ये ज़्यादा टेक्नोक्रेटिक ढंग से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो माहौल के प्रदूषण का मामला है वो रहन सहन से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है हम एक जो हमारी राजनीतिक या सियासी जो इच्छुकता है ना, कि जो कारण है, जैसे कि आपने दिखाया बड़े उद्योग जो हैं वो प्रदूषण करते हैं, वेस्ट करते हैं,
एक्ट्स भी बने, पर उनकी एक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन ठीक से क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे पास उस तरीके की पॉलिटिकल विल नहीं है कि जो माली लोग हैं उन पे हम अंकुश लगा सकें। डॉक्टर पानी जी, आप हमें बताइए, जो हम इम्बैलेंस तरीके से जो यूज़ हो रहा है इसका, ऊर्जा का, एनर्जी का, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इस जो ऊर्जा का इस्तेमाल सही से नहीं हो रहा है, आप जैसे बोले फॉसिल फ्यूल एंड ऑल दैट, फॉसिल फ्यूल से कार्बन एमिशंस सबसे ज़्यादा होता है। कार्बन एमिशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड एमिशंस, एंड इसमें ग्रीन हाउस गैस बहुत सारे निकलता है। 6 टाइप का ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन हेक्साक्लोराइड एंड ऑल दैट। ये सारे गर्मी पैदा करता है, ग्लोबल वार्मिंग पैदा करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जो रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं, मैं फिर आऊँगा कि उनको सही तरीके से यूज़ न करें तो क्या हो सकता है? अब आप देखिए, ग्लोबल वार्मिंग तो आप सबके सामने ही है। मैनेजमेंट और रेगुलेशन की ज़रूरत है। दिल्ली शहर में सुना जाता है कि 1500 गाड़ियाँ रोज़ रजिस्टर होती हैं और वो ऊर्जा इस्तेमाल करती हैं, पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं। एक फैमिली है, उनके पास 4-4, 5-5 गाड़ियाँ हैं। तो ये कुछ टिपिंग द बैलेंस में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि सब लोग जो हैं, हम सिटीजन्स हैं, नागरिक, वो भी मिलकर एक सहयोग दें सरकार का, एक बैलेंस लाने के लिए। बिल्कुल जनाब, ये विजन है आपका, और हमारा जो अगला सेगमेंट है वो विजन है कि हमारे जो अहदाफ हैं, टारगेट्स हैं, वो क्या होने चाहिए, और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो क्या हो, इस बारे में कि हमारी माहौलियात की जो आलूदगी है उससे हम कैसे बचें। विजन क्या होना चाहिए? रियासती बोर्ड इन प्रोग्रामों पर अमल दरामद कराएं। वसी पैमाने पर आलूदगी फैलाने वाली सन्नतों के 17 जुमरों में आलूदगी पर काबू। दरियाओं और झीलों में सन्नती फुजला डालने वाली सन्नतों पर आलूदगी पर काबू का जोर। रियासतों में आलूदगी पैदा करने वाली सन्नतों को आलूदगी पर काबू पाने के कवायद का पाबंद बनाना। बुरी तरह आलूदा इलाकों में माहौल को वापस आम सतह पर लाना। रियासतों में पानी और हवा के मेयार पर नजर रखना। मुज़िर फुजला, हयातियाती, तिब्बी और म्यूनिसिपल कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने पर नजर रखना। मुख्तलिफ जुमरों के इलाकों, रिहायशी, तिजारती, सन्नती और खामोश खित्तों या साइलेंस जोन्स में शोर के मुनासिब माहौल को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत नोटिफाई किया गया है। गाड़ियां, घरेलू साजो सामान और तामीराती चीजों के लिए शोर की हद मुकर्रर की गई है। अमल दरामद कराने वाली एजेंसियों को हिदायत दी गई है कि वह इन मेयारात पर अमल यकीनी बनाएं और शोर की आलूदगी को काबू में रखें। कूड़ा करकट बेएहतियाती से डालना माहौलियाती तनज़ुली का एक बड़ा सबब है। इसके लिए इसकी मैनेजमेंट काफ़ी अहमियत की हामिल है। मुनासिब मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले कूड़ा करकट को जमा किया जाए और फिर इसे ठिकाने लगाना यकीनी बनाया जाए। कूड़े करकट को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में अलग अलग तकसीम करना होगा। फिर बायोडिग्रेडेबल को सड़ाने का काम आता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल अशिया को रिसाइकिल किया जा सकता है। मैक साहब, आपका विजन, पूरा एक मुकम्मल विजन खाका क्या है कि कैसे हम इस जो आलूदगियों का जो हमारे इर्द गिर्द जो डेरा है वो कैसे साफ किया जाए? सबसे बड़ी बात है, अगर हम वाकई सीरियस हैं कि पोल्यूशन जो है कम हो और हमारी लाइफस्टाइल जो है वो उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार हम इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें एक चेंज लाना बहुत ज़रूरी होगा, और उसी से एक जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो कम होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हर सिटीज़न को कि वाकई हम एक बदलाव लाना है, और उसमें हम सहयोग दें सरकारों का, एक्सपर्ट्स का, विशेषज्ञों का, और एक संतुलन फिर से रिस्टोर करने का, जो बैलेंस हमने बिखेर दिया है उसको एक बार फिर से लाने के लिए
उसमें हर एक सिटीज़न को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। डॉक्टर अर्चना प्रसाद, आपका विजन हुकूमत के लिए हम समझे कि क्या करना चाहिए? मुझे जो लगता है, एक बात जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की कही वो मुझे ठीक लग रही है, परंतु मुझे लगता है कि जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की भी बात है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है उस पोल्यूशन के लिए। खाली हुकूमत तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, एक समाज का ऐसा तबका है जो ज़्यादा यूज़ करता है और जिनको एक्सेस भी ज़्यादा है। दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि जो हमारे देश के गरीब तबका है उसको जब तक हम बुनियादी ज़रूरत मुकम्मल नहीं करवाएंगे तब तक हम पोल्यूशन को जड़ से तो उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि पोल्यूशन का जड़ भी उस गैर बराबरी में है। बहुत अच्छा। आपका विजन डॉक्टर पानीग्राही कि आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कि कहाँ से शुरुआत हो और क्या करना चाहिए हम सबको? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, वी शुड हैव ए क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफस्टाइल। क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफस्टाइल क्या है? लाइक सूती कपड़ा पहनना और वेजिटेरियन खाना खाना, और जिसमें कम ऊर्जा का इस्तेमाल हो और सिंपल लिविंग एंड इस टाइप का बहुत सारे अभ्यास अपना लाइफस्टाइल में बदलाव लाना है। अभी पृथ्वी का 9 सिटी में एक्सपेरिमेंट बेसिस पे समथिंग कॉन्सेप्ट हैज़ कम, पर्सनल कार्बन ट्रेडिंग। पर्सनल कार्बन ट्रेडिंग मतलब आपका पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट क्या है। मान लीजिए मेरा फुटप्रिंट 600 टन पर ईयर है इस साल का, तो नेक्स्ट साल में अगर मैं 500 टन कर सकूं, 300 टन कर सकूं, कैसे मैं लाइफस्टाइल में बदलाव ला सकूं और मेरा फुटप्रिंट को कम कर सकूं। ये आपका विजन है, बहुत अच्छी बात है। हम एग्जीक्यूटिंग द विजन के बारे में बात करें कि ये जो हमारे अहदाफ हैं, टारगेट्स हैं, इन पर अमल दरामद कैसे हो। माइक साहब, आप ये बता दीजिए कि आपने बताया कि ये सब बदलाव जो है, तब्दीली जो है, एक आम इंसान से शुरू हो, मगर जो रोल है डिफरेंट कॉरपोरेट्स का, हुकूमतों का, और जो पावर्स टू बी है, आप क्या समझ रहे हैं कि हम जो ये विजन आपने दिया उसको कौन कौन सी और चीज़ें होनी चाहिए जिससे ये एग्जीक्यूट हो सके, जिस पे अमल हो सके? देखिए, जिस प्रकार दिल्ली का शहर है और जिस प्रकार अंधाधुंध गाड़ियाँ हैं, फॉसिल फ्यूल का जहाँ तक सिलसिला है, अगर पब्लिक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हो, लोग बसेस इस्तेमाल करें जैसे इंग्लैंड में करते हैं, फ्रांस में करते हैं, पेरिस में, तो वो एक हद तक जो हमारे अब टोल गेट्स बन गए हैं, वहाँ पर देखिए घंटों तक 300-400 गाड़ियाँ 10-10, 15-15 मिनट इंतज़ार करती हैं। वो सब फॉसिल फ्यूल बर्न करती हैं और सब एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हर एक नागरिक पर होनी चाहिए। आपके घर में जो है, जो स्टैंड बाई ऑपरेटर्स हैं, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे मोबाइल सेट्स हों, जो आप स्टैंड बाई पे रख देते हैं, वो सब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। सर, आप चूंकि कंजर्वेशनिस्ट के अलावा एक फिल्म मेकर है, आपका एक रोल है अवेयरनेस और जानकारी बहम पहुंचाने का लोगों के, तो क्या रोल है कि हम लोगों को जानकारी दें? जब तक एक आम आदमी ये नहीं समझता कि उसकी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है, एक चाहे वो पेड़ हो, बाग हो, चाहे पानी हो, तब तक वो बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एजुकेट किया जाए, स्पेशली ग्रास रूट लेवल्स को एंड एक्सट्रीम ग्रास रूट लेवल, तभी जाके बदलाव आएगा। और सिंपलेस्ट लैंग्वेज में जो जार्गन है साइंटिफिक, उसको हटाकर सीधी छोटे छोटे साधारण शब्दों में बताया जाए कि अगर आप ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हमारे दिल्ली में देखिए, इस वक्त हर रोज़ 12,000 टन कूड़ा करकट पैदा होता है। अब वो कहाँ जाएगा? गार्बेज मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, पानी, कई तो ऐसे दिल्ली शहर में भी कॉलोनीज हैं जहाँ एक हफ्ते में सिर्फ 2 बार ट्रक जाते हैं। तो ये रिसोर्सेज तो हैं हमारे पास। हमारे देश में सबसे ज़्यादा वर्षा पड़ती है, लेकिन जो तालाब वगैरह हैं वो सूख रहे हैं। वी नीड टू look at our resources, manage them, revitalize our water bodies, जो हमारे दरिया हैं और लेक्स हैं, पानी हैं, उनको एक बार फिर से डिसिल्टेशन किया जाए, क्योंकि भविष्य में अगर देखा जाए तो पानी की जो समस्या है वो सबसे गंभीर और बहुत ही खतरनाक होने वाली है। जी, आप मैनेजमेंट की बात की माइक साहब ने, और आप बता दीजिए कि आप कैसे चाहेंगी कि मैनेज हों हमारे जो
माहौल है जो हमारा, वो कैसे मैनेज? दो बातें हैं। एक तो जब तक हर नागरिक का हक तय नहीं होता, जब उसको लगता नहीं कि वो रिसोर्स उसका भी है, तब तक पोल्यूशन का हल नहीं मिल सकता। दूसरी बात कि मैंने आपको बताया कि बुनियादी सेवाएं जो हैं, वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, ऑल दोज काइंड्स ऑफ इश्यूज दे हैव टू बी एड्रेस्ड। अगर आदमी को खाने को नहीं मिलेगा, उसको मालूम नहीं उसका काम कहाँ से आएगा, तो नेचुरली डिस्ट्रेस में वो कुछ भी यूज़ कर रहा है। जी, तो हक की बात मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट टू लाइवलीहुड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। ओके। डॉक्टर पानीग्री, आप बता दीजिए कि कैसे किया जा सकता है ये? पब्लिक पार्टिसिपेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एंड ये डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में होना चाहिए। अभी ज़्यादातर हमारा जो कंट्री का प्रोसेस है वो सारे टॉप डाउन प्रोसेस है, तो हमको बॉटम अप अप्रोच अपनाना चाहिए। ग्रास रूट लेवल पे, गांव-गांव में, पंचायत लेवल पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और सारे लोग ये अवेयर होंगे, उनको पता चलेगा ये करने से ये होता है, और ये पब्लिक वॉइस बहुत इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादातर ग्रास रूट लेवल पब्लिक वॉइस, एंड पब्लिक वॉइस तब तक आएगा जब पब्लिक का जिम्मेदारी हो और पब्लिक का हक हो। ठीक है, ये हमारी बात रही आज, जिसमें हमने फैक्ट्स की बात की, उनको एनालाइज किया, किसी हद तक हमने विजन रखा आपके सामने और एग्जीक्यूशन ऑफ द विजन रखा, और माहौल को अपने इर्द गिर्द जो है साफ़ रखिएगा और अपनी ज़िम्मेदारी समझ के और अपना हक समझ के काम शुरू कीजिएगा, और हर फर्द जब काम करेगा उसी से एक तब्दीली आएगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, और आपका भी शुक्रिया।